अपने भाई को सिंहासन के संभावित दावेदार के रूप में पहचानते हुए हबीबुल्लाह ने नसरुल्लाह को खुश करने और उसका समर्थन हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया। हबीबुल्लाह के सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने नसरुल्लाह को अफगान सेना का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया और उन्हें स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष का पद भी दिया। बाद में अपने शासनकाल में हबीबुल्लाह ने हबीबुल्लाह के अपने बेटों के बजाय नसरुल्लाह को सिंहासन का उत्तराधिकारी नामित किया। इसके विपरीत नसरुल्लाह के छोटे भाई मोहम्मद उमर जान और मोहम्मद की मां रानी विधवा बीबी हलीमा, जो दोनों ही शक्तिशाली राजनीतिक ताकतें थीं और हबीबुल्लाह के लिए संभावित रूप से खतरा थी, को हबीबुल्लाह ने व्यवहारिक रूप से राज्य के कैदियों के रूप में रखा था, जिन्हें शाही अंगरक्षक की एक मजबूत टुकड़ी द्वारा सुरक्षा की आड़ में निजी क्वार्टर में कैद किया गया था। मोहम्मद उमर जान को हबीबुल्लाह द्वारा 1904 में उनके निजी अंगरक्षक और राज्य के पदों से हटा दिया गया था। नसरुल्लाह के प्रभाव के स्तर ने एंगस हैमिल्टन को अपनी 1910 की पुस्तक अफगानिस्तान में हबीबुल्लाह को कमजोर इरादों वाला शासक बताया और नसरुल्लाह द्वारा सिंहासन पर कब्जा करने की संभावना के कारण हैमिल्टन ने उन्हें घरेलू राजनीति के अफगान सागर में एक तूफानी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। अपनी पिछली इंग्लैंड यात्रा के बावजूद नसरुल्लाह ने अफगानिस्तान के प्रति ब्रिटिश विदेश नीति के प्रति बहुत कम सहानुभूति प्रदर्शित की। जब अब्दुल रहमान खान ने 1880 में अफगानिस्तान की गद्दी संभाली, तो उन्हें 1878 की गंदामक संधि की शर्तें विरासत में मिली, जिसने अफगानिस्तान को एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य बना दिया। संधि ने अन्य प्रावधानों के साथ साथ अफगान विदेशी संबंधों पर नियंत्रण ब्रिटिशों को सौंप दिया और यूरोपीय सदस्यों के साथ एक ब्रिटिश मिशन को काबुल में रहने की अनुमति दी। अब्दुल रहमान खान संधि की शर्तों को बदलने में सक्षम थे ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि ब्रिटिश मिशन के सभी सदस्य भारतीय मुसलमान हों, लेकिन अन्यथा वे पूरी संधि के साथ बंधे रहे। गंदामक की संधि में ये भी आवश्यक था कि अफगानिस्तान के आदिवासी क्षेत्रों की स्वतंत्र जनजातियों के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दे, जो डूरन रेखा के दूर की ओर स्थित हैं। ये जनजातियां पहले अफगानिस्तान के सिंहासन के लिए सैन्य शक्ति का एक बड़ा स्रोत थी। जब हबीबुल्लाह अमीर बने तो उन पर ब्रिटिश सरकार ने गंदामक की संधि की पुष्टि करने का दबाव डाला और हालांकि उन्होंने 1905 में घोषणा करके ऐसा किया, लेकिन उन्होंने डूरन रेखा के ब्रिटिश पक्ष से अफगान प्रभाव को वापस लेने या उस क्षेत्र में जनजातियों के साथ अफगानिस्तान के संबंधों को तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया। जनजातीय क्षेत्रों का महत्व ये था कि वे अंग्रेजों के खिलाफ एक प्राकृतिक सैन्य अवरोध का निर्माण करते थे, जो समय समय पर उत्तर से रूसी अग्रिमों का मुकाबला करने के लिए इस क्षेत्र पर आक्रमण करने की धमकी देते थे। नसरुल्लाह खान ने अपने भाई हबीबुल्लाह को सक्रिय रूप से उकसाया कि वह जनजातियों के साथ अफगानिस्तान के प्रभाव का उपयोग करके अंग्रेजों के खिलाफ अफगानिस्तान की स्थिति को मजबूत करे, और नसरुल्लाह के आग्रह पर हबीबुल्लाह ने गंदामक की संधि के बावजूद डूरन लाइन जनजातियों को भत्ते देना जारी रखा। लगभग उसी समय 1904-05 के दौरान सर लुइस डेंट, जो बाद में भारत के पंजाब क्षेत्र के गवर्नर बने, ने संधि की शर्तों के अनुरूप काबुल में एक नया ब्रिटिश मिशन स्थापित करने का प्रयास किया। यह एक ऐसी योजना थी जिसका नसरुल्लाह ने असफल विरोध किया। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, तो पत्रकार महमूद तारजी और हबीबुल्लाह के बेटे अमानुल्लाह के नेतृत्व में युवा अफगान राजनीतिक आंदोलन ने वकालत की कि अफगानिस्तान जर्मन तुर्की पक्ष में युद्ध में शामिल हो, जो ब्रिटेन के सीधे विरोध में हो। इसमें उन्हें नसरुल्लाह और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले धार्मिक गुटों का समर्थन प्राप्त था, जो ओटोमन के प्रति सहानुभूति रखते थे, क्योंकि वे इसे इस्लामी राज्यों के प्रति अनुचित काफिरों की आक्रामकता के रूप में देखते थे। इसके बावजूद अमीर हबीबुल्लाह खान ने अफगानिस्तान को युद्ध में वास्तविक रूप से भाग लेने के लिए बहुत गरीब और कमजोर माना, और नसरुल्लाह और युवा अफगानों की निराशा के लिए अफगानिस्तान की तटस्थता की घोषणा की।